ओके, अब हम आगे हैं कॉम्प्लिकेशंस पे, ठीक है। तो ये डेविडसन में काफ़ी लंबी कहानी लिखी हुई है। मुझे स्टेप अप में इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी लगी, तो हम ऐसा करेंगे कि हम डेविडसन की जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन किए हुए हैं वो मैं पढ़ देती हूँ, पेज 418 डेविडसन का, ठीक है, वो मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम इसको स्टेप अप से देखेंगे ताकि हमारे माइंड में एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बन जाए, ठीक है ना। ऑल राइट, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। अब मुझे बताएं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में पोटेशियम ज्यादा होगा या कम क्रॉनिक किडनी डिजीज में? कम है हाइपरकैलेमिया होगा। कम। हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है ना। उसके अलावा वी हैव हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर मैग्नीजीमिया, एंड वी हैव जो कैल्शियम है लेकिन वो हाइपो में जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, और ये हम आगे देखेंगे जब हम रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी देखेंगे, ठीक है, कि कैल्शियम कैसे कम जा रहा है। तो बेसिक ये चीजें हो रही हैं, और यूरिया ऑब्वियसली ज्यादा हो रहा है। यूरिया किस चीज का है? इट इज द की प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन, ठीक है। तो इसको यूरिया को हम जरा लिमिटेड रखने के लिए हम अवॉइड करेंगे एक्सेसिव प्रोटीन कंजम्पशन। नाउ दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपने प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी, बस आपने मेक श्योर करना है कि बस वो अपना जो डेली रिक्वायरमेंट है वो ले, उससे ज्यादा कुछ ना ले, ठीक है ना। तो इट जस्ट मीन्स दैट यू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रोटीन कंजम्पशन, राइट। अच्छा, एंड अब पोटेशियम हमारे पास ज्यादा हो रहा था, तो वी आर गोइंग टू रिड्यूस द डेली इनटेक एंड दे से टू बिलो 70 मिलीमोल, ठीक है। हम देख लिए कि उनसे फूड जो है उनसे डाइटरी रिस्ट्रिक्शन उनसे कैसे करवानी है, बनानास कम खिलाएं, टॉफी स्वीट्स वो कम लें, चॉकलेट्स कम लें, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता हाइपरकैलेमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड वी नो हाइपरकैलेमिया मीन्स दैट आपकी जो हार्ट है वो खतरे में है, ठीक है। रिमेंबर, हाइपर टॉल पीक टी वेव्स, एरिथमिया, ऑल ऑफ दैट। तो उसके अंदर हम शॉर्ट टर्म कंट्रोल के लिए कैल्शियम रेजोनियम दे सकते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए, और मतलब आप हमने कल हाइपरकैलेमिया की ट्रीटमेंट काफ़ी डिटेल में देखी थी, लेकिन ये अप्रोप्रिएट टू क्रॉनिक किडनी डिजीज हम कैल्शियम रेजोनियम दे सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म कंट्रोल, लेकिन इसका ये है कि बाउल नेक्रोसिस करता है, तो इसलिए हम इसको क्रॉनिक यूज के लिए नहीं दे सकते, बस उस टाइम के लिए रेजिन्स जो हमने पढ़े थे देते हैं ना, वो दे सकते हैं। उसके अलावा देयर आर सम न्यू ड्रग्स इन द मार्केट, जिरकोनियम साइक्लोसैलिसिलेट एंड पेटेरोमर, और ये हम क्रॉनिक यूज के लिए दे सकते हैं। उसके अलावा वी हैव सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट न सिर्फ हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करेगा बाय मेकिंग द ब्लड अल्कलाइन, ठीक है। वी रिमेंबर जब अल्कलाइन हो रहा था सब, तो पोटेशियम सेल्स के अंदर जा रहा था वो सब, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हम देंगे। उसके अलावा अगर इसमें इस केस में एसिड बेस बैलेंस में, हाँ जी, एसिड बेस बैलेंस को क्या होता है मुझे कौन बताएगा? एसिडोसिस था मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक लेकिन, एसिडोसिस। एसिडोसिस होगी। हाँ जी, एसिडोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई, तो उसको भी ये ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। एनाइन गैप नहीं है इम्पोर्टेंट थिंग। इट डिपेंड्स ऑन द कॉज, पता है। जैसे कभी कभार होता है कि वैसे तो एनाइन गैप नहीं है यूजुअली, लेकिन जैसे अगर किसी को डायबिटीज है और उसको साथ में डायबिटीज की वजह से भी मसले मसाइल हो रहे हैं, तो उसमें एनाइन गैप आ सकता है, ठीक है। तो हमने जो एनाइन गैप का वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, किस में होता है किस में नहीं होता, तो उसकी कॉजेज आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें किडनी में काफी चीजें कॉज डिपेंडेंट भी हो रही हैं, राइट। अच्छा, एस इनहिबिटर्स, एआरबीज जो हैं ये इंक्रीज करते हैं पोटेशियम को, तो इनको हमने कॉशन के साथ यूज करना है, एंड वी हैव टू बैलेंस देयर पोटेंशियल बेनिफिट, ठीक है। बिकॉज ये रिड्यूस कर रहे थे सीवियस कॉम्प्लिकेशंस, रिड्यूस कर रहे थे, ये प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज को कम कर रहे थे। रिमेंबर, प्रोटीनूरिया में दे रहे थे एज एन एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे थे, इसके इतने फायदे थे, लेकिन ये हाइपरकैलेमिया कॉज कर रहे हैं, तो हमने उसको उसकी डोज को बिल्कुल एडजस्ट करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आती है एसिड बेस बैलेंस की, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इन्होंने लिखा हुआ है कि इट यूजुअली कॉजेज अ नॉन एनाइन गैप रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, कॉजिंग, ओके, ठीक है। और चलो, fair point, Pumbal. If it says in the book that you're supposed to remember non-anion gap renal tubular acidosis, so it makes sense. But still, I would highly recommend कि आप cause dependent चीजें भी याद रखें, ठीक है. Although acidosis usually
एक सेकंड, मैं कहाँ अंडरलाइन किया हुआ है? हाँ, बस इसका मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि प्लाज्मा बाइकार्बोनेट जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो आपने अबव 22 रखनी है, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोना राइट इट, प्लाज्मा बाइकार्ब आपने अबव रखना है 22, और आपने सोडियम बाइकार्बोनेट सप्लीमेंट्स आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसकी इतना ही था, सोडियम बाइकार्ब सप्लीमेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है रीनल बोन डिजीज, जिसको हम रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मैकेनिज्म को मैं बिल्कुल लाइटली टच करूंगी, नॉट इन टू मच डिटेल, वरना फिर दिमाग जो है ना वो उल्टा हो जाता है कि क्या हो रहा है ये। तो बेसिकली क्या मसला हो रहा है, हमारी किडनीज जो है वो फॉस्फेट को निकाल नहीं पा रही, तो हाइपर फॉस्फेटीमिया होगा, ठीक है। हाइपर फॉस्फेटीमिया जब होगा तो हमारे पास जो क्या कहते हैं, एक तो हाइपर फॉस्फेटीमिया की वजह से विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं होती, ऊपर से किडनी खुद खराब है तो वो उसकी एक्टिवेशन नहीं कर पा रही है। या श्योर आमना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हो रहा है, and then eventually what happens is hypocalcemia. So I just want you to guys to remember the hyperphosphatemia and the hypocalcemia. इसकी bottom line ये है, ठीक है, ये bottom line ये है, और इसके eventually because of this issue हमारे पास ऑस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका होना शुरू हो जाता है, बोन्स के अंदर से कैल्शियम और फॉस्फेट निकलना शुरू हो जाता है, इट रिजल्ट्स इन बोनी पेन, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो ब्लड वेसल्स और हार्ट वाल्व्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और दिस इंक्रीजेस द कार्डियोवैस्कुलर मतलब डिजीज रिस्क। तो हमारे पास क्या होता है, बोन से निकल के बोनी पेन, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर हो रहा था, उसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट हो रहा था अदर टिश्यूज में, ब्लड वेसल्स और हार्ट वाल्व्स वगैरह में, ठीक है। और eventually it will also lead to tertiary hyperparathyroidism, जिसके अंदर basically पैराथायरॉयड की बहुत ज़्यादा हार्मोन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है due to enlarged parathyroid glands, और इस केस में the patient may present with hypercalcemia. It is one of the cases where the patient may present with hypercalcemia, लेकिन remember hypocalcemia is what you will associate with chronic kidney disease, ठीक है, unless the patient has tertiary hyperparathyroidism. Then they've said कि लो बोन टर्नओवर की वजह से ए डायनामिक बोन डिजीज हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है ड्यू टू ओवर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरफॉस्फेटीमिया, एंड ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक। सो जस्ट रिमेंबर ऑल द बोन इश्यूज, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है। मैंने इसका जो इसको क्वेश्चन करने का तरीका है ना उनका हमारे एग्जाम्स में, I've often seen कि it comes up as a symptom in the clinical question, ठीक है, तो उसके अंदर वो आपको बताएंगे इस पेशेंट को बोनी पेन्स हैं ये वो, या फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस वो पूछेंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस में आपने रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी लिखना है, ठीक है। तो इसलिए आई डिडंट गो टू डीप इनटू दैट मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ रही है एनीमिया वाली। मैंने इसके ड्रग्स नहीं बताए, सॉरी। ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे रीनल बोन डिजीज की ट्रीटमेंट, ठीक है। एक तो आपने जो हाइपरफॉस्फेटीमिया है उसको ट्रीट करना है, और जो विटामिन डी की इनएक्टिवेशन हो रही थी, मतलब इनएडिक्वेट एक्टिवेशन, बेसिकली विटामिन डी जो सही नहीं एक्टिवेट हो रहा था उसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये दो चीजें होगी। तो हाइपरफॉस्फेटीमिया को ट्रीट करने के लिए आप एक तो उसका डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर दें, ठीक है, मतलब हाई फॉस्फेट फूड्स जो हैं उसके रिड्यूस कर दें, मिल्क, चीज, एग्स, प्रोटीन रिच फूड सारे। उसके अलावा आप फॉस्फेट बाइंडिंग ड्रग्स भी दे सकते हैं, इनके नेम्स कुछ हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लैंथेनियम कार्बोनेट, राइट, एंड देन देयर इज अ पॉलीमर बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर, सेवेलामेर। आई एम सो सॉरी इतने सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, बट इट्स जस्ट बेटर कि 2-3 याद कर लें, और एंड पे अगर पेपर में ना भी याद आए जस्ट राइट फॉस्फेट बाइंडिंग ड्रग्स, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाइपर फॉस्फेटीमिया को आप ट्रीट कर रहे थे, एक तो आप डाइट में उसको कम कर रहे थे और एक फॉस्फेट बाइंडिंग ड्रग्स दे रहे थे, ठीक है, और फॉस्फेट लेवल्स आपने बिलो 1.5 रखने। अब जो विटामिन डी वाला मसला हो रहा था, उसकी एक्टिवेशन नहीं सही हो रही थी, तो उसके लिए आपने एक्टिव विटामिन डी मेटाबोलाइट्स दे देने,
ठीक है, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू आंसर एनी क्वेश्चन इन विच आपको कहेंगे हाउ डू वी ट्रीट रीनल बोन डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रीनल एनीमिया। अब रीनल एनीमिया इज सो हाईली टेस्टेड, और ये जो पेज नंबर 419 के ऊपर बॉक्स बना हुआ है 15.33, जिसके अंदर कॉजेज ऑफ एनीमिया इन क्रॉनिक किडनी डिजीज हैं, ये पूछी गई हैं। 2-3 दफा मैंने क्वेश्चन देखा है कि वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं व्हाई डज एनीमिया हैपन इन क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो ये आपने जो 5 चीजें ना इसके अंदर बॉक्स में जो लिखी हुई हैं, ये आपने इसको अच्छे से रट्टा लगा लेना है। ठीक है, एक तो डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोपोएटिन, सीधी सीधी बात है, एरिथ्रोपोएटिन किडनी प्रोड्यूस कर रही थी ब्लड की रेगुलेशन वगैरह करने के लिए आरबीसीज की, तो वो अब उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, भाई किडनी खराब होगी, डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। उसके अलावा हमारी ब्लड के अंदर यूरिया बहुत ज़्यादा आता था, टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ यूरेमिया होना शुरू हो जाएंगे ऑन द मैरो प्रीकर्सर सेल्स। राइट, अनफॉर्चुनेटली मैंने इसकी पिक्चर नहीं डाल सकी, या आफ्टर दिस यू कैन टेल आई जस्ट माय नोट्स जस्ट एक्सप्लोडेड। ठीक है, तो राइट, डेफिशिएंसी होगी एरिथ्रोपोएटिन की, यूरेमिया के टॉक्सिक इफेक्ट्स हुए मैरो प्रीकर्सर सेल्स पे, फिर इनहेरेंटली रेड सेल सर्वाइवल जो था वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। उसके बाद ब्लड लॉस हुआ ड्यू टू कैपिलरी फ्रिजिडिटी एंड पोर प्लेटलेट फंक्शन, and then we had reduced intake, absorption and utilization of dietary iron. ठीक है, तो इनके अंदर आपने जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के सिम्टम्स आते हैं, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो सब, तो आपने देखना है कि क्या इनको किडनी डिजीज की वजह से एनीमिया है या आयरन डिफिशिएंसी की वजह से एनीमिया है। ठीक है, और वैसे भी क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि उनका ये मसला जो है वो कंट्रोल हो सके। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज कॉमन इन पेशेंट्स विद क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड इज इवन मोर प्रेवलेंट इन दोज ऑन हीमोडायलिसिस एज अ रिजल्ट ऑफ हीमोलिसिस इन द डायलिसिस सर्किट। तो इसके लिए हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। सिवियर है तो हम आईवी देंगे, या फिर मतलब वो टॉलरेट नहीं कर रहा, वरना हम उसको ओरल आयरन देते रहेंगे। ठीक है, ओरल आयरन के अलावा मतलब जब आयरन डिफिशिएंसी उसकी करेक्ट हो गई है तो फिर भी उसका एनीमिया ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसको रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोएटिन देंगे, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोएटिन। ऑलराइट, तो कॉजेज हमारी दोबारा देख लेते हैं एनीमिया की इन क्रॉनिक किडनी डिजीज। ये आपने टेबल अच्छे से याद करना है। एरिथ्रोपोएटिन डिफिशिएंसी, toxic effects of uremia on marrow precursor cells, reduced red cell survival, blood loss, ठीक है, and reduced intake, absorption and utilization of dietary iron। और ये 5 चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट? ये वाला जो है रिड्यूस्ड इनटेक एब्जॉर्प्शन वाला, ये किडनी से कैसे रिलेटेड है? बेसिकली मैंने किडनी से यू कैन से इट्स लाइक ये जो पेशेंट्स हैं ना इन जनरल, देर ऑफ एन ओल्डर एज। ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज यंग में बहुत कम होता है अनलेस उनकी कोई फैमिली प्रीडिस्पोजिशन किडनी डिजीज वगैरह की हो, तो ये ओल्डर पेशेंट्स में होता है। इनके अंदर ऑलरेडी ये इनहेरेंटली क्या कहते हैं, इनकी आयरन की जो सारी मेटाबोलाइजेशन है, वो स्लो हुई होती है। ठीक है, अब लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज में बिकॉज दूसरे सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आयरन की मुझे अब एग्जैक्ट इसका मैकेनिज्म याद नहीं आ रहा है। आई डू रिमेम्बर रीडिंग इट समवेयर। आई गेस ये एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग के सिम्टम भी तो हैं, उस वजह से भी शायद वो डाइट में उसका होगा। एनोरेक्सिया, भूख लगी नहीं रही तो वो खा ही नहीं रहा, आयरन ले ही नहीं रहा डाइट में। या जो बेसिकली सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट्स सारे जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं उसको एब्जॉर्प्शन को। तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी सारा इम्बैलेंस हुआ तो इसलिए ऑलमोस्ट सबकी एब्जॉर्प्शन कम हुई है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हुआ है, इसलिए कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम है। हाँ चलो ठीक है, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट बोथ ऑफ देम हैव रेज्ड। ठीक है, तो थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। समटाइम्स आई डू रीड द मैकेनिज्म, लेकिन वो मेरे माइंड से गुम हो जाता है। सो ये आयरन की बात हो रही थी या कैल्शियम की बात हो रही थी? आयरन की बात ही हो रही थी, हाँ। बट इन जनरल यू नो किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में अब्जॉर्प्शन जो है अक्सर चीजों की खराब हुई होती है, नॉट जस्ट आयरन, अदर थिंग्स एज वेल। All right, let's look at, we did anemia. ठीक है, let's just repeat the causes once again ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। Deficiency of erythropoietin,
toxic effects of uremia on the marrow precursor cells, reduced red cell survival, blood loss due to capillary fragility and poor platelet function, and then reduced intake, absorption and utilization of dietary iron. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है डेविडसन के मुताबिक हमारी आखिरी कॉम्प्लिकेशन है रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और इसको हमने ट्रीट करना है. इन्होंने लिखा हुआ है कि आफ्टर व्हेन द GFR फॉल्स बिलो 60, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. उसके अलावा इनमें प्रेवलेंस ऑफ ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. एथेरोस्क्लेरोसिस के जो रिस्क फैक्टर्स है सारे, जैसे हाइपरटेंशन हो गई, हाइपरलिपिडीमिया हो गया, डायबिटीज़ होगी. फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इज कॉमनली फाउंड इन पेशेंट्स विद CKD, और ये सेकेंडरी टू हाइपरटेंशन या एनीमिया होता है. तो जस्ट रिमेंबर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इज कॉमनली फाउंड इन पेशेंट्स ऑफ CKD. उसके अलावा मैंने बताया था कि आपके ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये हर जगह जाके डिपॉजिट हो रहा था, वाल्व्स के अंदर, वेसल्स के अंदर, तो ये भी मसला करेगा. Eventually there will be increased risk of arrhythmia and even sudden cardiac death. ठीक है. रिड्यूस करने के लिए वैस्कुलर रिस्क हम पेशेंट से कहेंगे अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करें. अगर वो ओबीस है तो वेट लॉस करें, नॉर्मल BMI रखें अपना. अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें एंड स्टैटिन्स ले लें. ठीक है, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स लें. अच्छा, अब ये जो बेसिक मैनेजमेंट है ना, ये मैं आपको इससे स्टेप अप से दिखाती हूँ कि मुझे ये ज़्यादा यहाँ पसंद आई थी. Where is it? Diagnosis, ट्रीटमेंट. ये स्टेप अप नजर आ रही है स्क्रीन पे? Yes. Somebody has asked हाइपोकैल्सीमिया होगा तो कैल्सिफिकेशन कैसे होगी? कैल्सिफिकेशन हो रही है इसलिए हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, सारा कैल्शियम तो उधर यूज हो जा रहा है. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, इसलिए मैंने सारा बताया नहीं कि बंदा पहले ही थक जाता है. अभी और भी हमने याद करनी है चीजें, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी वाली भी ना, तो इसलिए मैं चाहती नहीं थी आज के ज्यादा सैचुरेट हो जाए. अच्छा, ट्रीटमेंट में हाँ, डाइट के अंदर हमने लो प्रोटीन ही, मतलब नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोटीन, जैसे 0.8 ग्राम पर kg बॉडी वेट पर डे के नॉर्मल हमारी जो वैल्यू वो हमने लेना है. फिर लो सॉल्ट डाइट लेना है अगर हाइपरटेंशन है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ओलिगोयूरिया वगैरह प्रेजेंट है. फिर पोटेशियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम को भी रिस्ट्रिक्ट करना है, बिकॉज ये तीनों चीजें हाइपर में जाई थी. हाइपर कैलीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर मैग्नीशियम. ठीक है, तो इनको हमने रिस्ट्रिक्ट करना है डाइट में. फिर हमने ACE इनहिबिटर्स लेने हैं और हमने BP को कंट्रोल करना है उसके. वो अगेन ACE इनहिबिटर्स आर द प्रेफर्ड एजेंट्स. देन अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हमने स्ट्रिक्ट ग्लाइसीमिक कंट्रोल करना है. उसके अलावा हम पेशेंट से कहेंगे स्मोकिंग की सेसेशन करें. उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को हमने करेक्ट कर देना है. ठीक है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू फॉस्फेट, उसकी तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर रहे थे फॉस्फेट की. उसके अलावा फॉस्फेट बाइंडिंग ड्रग्स दे सकते हैं. और एसिडोसिस के लिए हम बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, फिर एनीमिया को हम इनिशियली पहले उसको आयरन सप्लीमेंट्स देके उसका आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया ठीक करने की कोशिश कर रहे थे. उसके बाद एरिथ्रोपोएटिन हम देंगे. फिर अगर पल्मोनरी एडीमा हो रहा है, पल्मोनरी एडीमा इज एन इंडिकेशन फॉर डायलिसिस. ये हम आगे देखेंगे व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर डायलिसिस. प्लूराइटिस जो हो रहा था, आप ये कैप्साइसिन क्रीम दे सकते हैं कि कोलेस्टेरामिन या UV लाइट से ट्रीटमेंट दे सकते हैं प्लूराइटिस, बिकॉज इट्स अ वेरी इरिटेटिंग सिम्टम इन दिस. ठीक है, फिर आगे हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाएंगे. एंड इवेंचुअली ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली क्योर, बट ऑब्वियसली इसके साथ बहुत ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए हम हर किसी पेशेंट में बिला वजह ट्रांसप्लांट नहीं करते फिरते, पहले हम उसको डायलिसिस वगैरह पे डालते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर. नाउ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बेसिकली encompasses everything that replaces your renal, replaces your kidney. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास all types of dialysis आ रहे हैं. And some people also consider like renal transplantation within the norms of renal replacement therapy. But initially we will progress from dialysis and then we will talk about transplantation. ठीक है, तो हमारे पास मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एक सेकंड, लेट्स गो बैक टू द नोट्स. इसके में मिनट मैं अपना दूसरा वो नोट खोल लूँ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी वाला. उसमें आई डोंट थिंक मैंने ज़्यादा लिखा है बिकॉज हम मोस्टली बुक से ही इसको देखेंगे. पेज नंबर 420 डेविडसन से.
लेकिन फिर भी मैं खोल लेती हूँ। Yeah, I haven't, the notes are really खैर चलो इसको ऐसे ही खोल लेते, क्या कर सकते हैं हम। या ऑलराइट, हम देखते हैं, हम प्रिपरेशन करेंगे रीनल रिप्लेसमेंट के लिए। तो फर्स्ट विल रेफर टू नेफ्रोलॉजिस्ट, और मैंने उस टेबल की बात की हुई है जो हमने पहले देखा था कि हमने नेफ्रोलॉजिस्ट की तरफ कब रेफर करना है, ठीक है। और हम लोग वे करेंगे कि क्या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसमें बेहतर है या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जाना है, और आगे हम पढ़ते जाएंगे किन पेशेंट्स में, स्पेशली जिनके अंदर बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनके अंदर हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है इसको प्रेफर करते हैं। So just give me a minute, I'm trying to find the chat. Yeah, oh, okay, Pumbal has said organs भी available नहीं होते हैं। हाँ, मतलब transplant is a very difficult thing, तो इसलिए हम renal replacement ये dialysis वगैरह ज़्यादा prefer करते हैं। Right, हम 12 months पहले इसकी preparation शुरू कर देते हैं, ठीक है, 12 months before the predicted start date। और predict कैसे करना है, याद है हमने वो ग्राफ बनाया था GFR versus time, उससे हमें उस प्लॉट से हमें पता चल जाएगा GFR किस स्पीड से कम हो रहा है और कब तक हमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए होगी। और हम इसको कंसिडर करते हैं जब GFR जो है वो 10 से कम होना शुरू हो जाए, ठीक है। सो लेस देन 10 जब शुरू हो जाए तो वी विल अप्रोच द रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। 12 मंथ्स पहले हमने क्या करना है, आपने उसको पेशेंट और उसकी फैमिली को साइकोलॉजिकल एंड सोशल सपोर्ट देनी है। इन पेशेंट्स में जो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जा रहे होते, डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन, तो आपने उनकी इसको एड्रेस करना है प्रॉपरली, ठीक है। फिजिकल प्रेपरेशंस में आपने क्या करना है, आपने हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस जो भी कर रहे हैं उसके लिए आपने एक्सेस का बंदोबस्त करना है, ठीक है। मतलब आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बनाना है, क्या करना है, वो ट्यूब डालनी है पेरिटोनियम के अंदर। उसके अलावा आपने वैक्सीनेशन करनी है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इन पेशेंट्स की आपने, अगर वो उनकी सीरोलॉजी में नेगेटिव आ रहा है तो आपने उनकी हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कंप्लीट कर देनी है। तो ये सब चीजें 12 मंथ्स पहले से शुरू होना, काम ये शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर अब हमारे पास हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलिसिस हैं, एंड आई रिकमेंड कि आप इनके बस नेम्स याद रख लें, क्योंकि एट द एंड जब वो क्वेश्चन में पूछते हैं जैसे व्हाट आर द 3 ways दैट यू कैन ट्रीट दिस पेशेंट, व्हाट आर द 2 ways, तो इसमें सारे डायलिसिस के डिफरेंट नेम्स आ जाते हैं। जो दो मेन इंपॉर्टेंट वाले हमारे पास हैं वो हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस है, और ये टेबल है डिफरेंसेस का पेज 420 के ऊपर। और ये डिफरेंस के टेबल से ना बेसिकली हमारी ये फुल तैयारी हो जाएगी कि क्या क्या चीजें और कब करनी है। तो हीमोडायलिसिस जो है वो हमने करना है 4 hours 3 times per week, और ये काफी एफिशिएंट है। और पेरिटोनियल डायलिसिस बिकॉज लेस एफिशिएंट है तो ये 4 exchanges per day, ठीक है। और ये हम या फिर कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं, मतलब वो चलता फिरता रहता है और बस 30 to 60 मिनट्स तक उसका वो डायलिसिस चल रहा होता है, या फिर वो रात को लगा के ऐसे आराम से सो जाए 8 to 10 hours each night, इसको कहते हैं ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, राइट। अब हीमोडायलिसिस के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर 2 to 3 days का वक्फा हो सकता है, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में सिर्फ फ्यू आवर्स वक्फा होगा। तो यू कैन इमेजिन कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो घर पे किया जाता है। अब आप हर फ्यू आवर्स हॉस्पिटल तो नहीं जा सकते ना, घर पे ही करना पड़ेगा। और जो हीमोडायलिसिस है उसमें आप ऑफन जो है हॉस्पिटल विजिट करते हो, कुछ पेशेंट्स जो है वो होम ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं, राइट। अब उसके अलावा हीमोडायलिसिस में वी नीड एन एडिक्वेट वीनस सर्कुलेशन फॉर वैस्कुलर एक्सेस, और इसके लिए हम आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बनाते हैं। और ये आर्म के अंदर ही हम आगे देखेंगे, ठीक है। और पेरिटोनियल डायलिसिस में इट रिक्वायर्स एन इंटैक्ट पेरिटोनियल कैविटी विदाउट मेजर स्कारिंग फ्रॉम प्रीवियस सर्जरी। ऑल्सो इसके अंदर पेरिटोनियल इन्फेक्शंस वगैरह, पेरिटोनाइटिस का रिस्क ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से आपने इसको वे करना है। हीमोडायलिसिस में आपने डाइट और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस की बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और पेरिटोनियल में ना डाइट एंड फ्लूइड मतलब रिस्ट्रिक्टेड हैं बट नॉट एज स्ट्रिक्ट एज इन हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में फ्लूइड रिमूवल जो है वो ट्रीटमेंट पीरियड क्या कहते हैं, बेसिकली एट द एंड आई वांट यू टू रिमेंबर कि जो एकदम फ्लूइड जो रिमूव हो रहा है ना,
उसकी वजह से हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी के कुछ सिम्टम्स आना शुरू होंगे, वो हम आगे देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स ऑफ डायलिसिस वगैरह में कि क्या पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आते हैं। बेसिकली ये है कि फ्लूइड एकदम रिमूव हो गया तो हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। और पेरिटोनियल डायलिसिस में बिकॉज ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है थ्रू आउट द डे, आप इतनी एटलीस्ट 4 एक्सचेंजेस तो ले रहे हो ना, तो स्लो कंटिन्यूस रिमूवल की वजह से यूजुअली जो है ये उनको ये सिम्टम्स नहीं आते। फिर हीमोडायलिसिस के अंदर इन्फेक्शंस जो थी दे आर रिलेटेड टू द वैस्कुलर एक्सेस, और पेरिटोनियल में पेरिटोनाइटिस और कैथीटर रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकती हैं। और हीमो में पेशेंट्स की डिपेंडेंसी दूसरों पे ज़्यादा होती है, और पेरिटोनियल में पेशेंट्स अपनी ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिफरेंसेस हैं दैट वी नीड टू रिमेंबर। अच्छा, आई एम जस्ट गोना डू अ लिटिल बिट ऑफ अ क्विज, तो आप लोग चैट में ये भेज दें। Which one is which one requires a more careful adherence to diet? आप H या P लिख दें, H for hemodialysis, P for peritoneal. हाँ, which one requires more careful adherence? हाँ, hemodialysis requires more careful adherence to a strict diet. Which one will not have as much hemodynamic instability symptoms? Yeah, perfect. ठीक है, peritoneal dialysis will not have as many hemodynamic instability symptoms because of slow continuous removal. Patient presents with spontaneous bacterial peritonitis. Which dialysis would be most probable? इसमें peritoneal जब आ गया तो peritoneal dialysis की ये complication है। ठीक है, which treatment is more efficient in terms of removing the wastes? Hemodialysis is more efficient, ये जल्दी काम कर लेती है अपना। ठीक है, which one can be done at home comfortably? Comfortable is a relative term, but which can be done at home? Yeah, peritoneal dialysis can be done at home. ठीक है, and so can मतलब hemodialysis usually is done at the hospital. Some patients can also do it at home. ठीक है, तो ये इसकी मेजर चीजें थी जो आपने याद रखनी है। ऑलराइट, अच्छा, अब डायलिसिस की जब बात आती है तो हम लोगों ने देखना है कि क्या पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हैंडल हो सकता है। अच्छा, पहले हम ना इसके नेम्स कर लेते हैं सारी जो डायलिसिस वाली हैं। पेज 421 के ऊपर ये हमारी 4 पिक्चर्स बनी हुई हैं, और आप रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर ये 4, बस ये जो नाम है ये याद कर लें, बस ये नाम ही। ठीक है, हीमोडायलिसिस हमने देख लिया, हीमोफिल्ट्रेशन है एक, आगे फिर हमारे पास एक और आएगा हीमोडायाफिल्ट्रेशन सॉरी, हीमोडायलिसिस, हीमोफिल्ट्रेशन, हीमोडायाफिल्ट्रेशन, फिर पेरिटोनियल डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांटेशन। बस ये नेम्स आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किन पेशेंट्स में हम प्रेफर करेंगे। उन ओल्डर पेशेंट्स, ठीक है, एज ज्यादा हो, मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हो, तो उसके अंदर हम स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज की कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी बताया कि जो स्टेज 5 है वो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बगैर प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी पेशेंट बहुत ओल्ड है या मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हैं तो उसके अंदर हम इसको कहते हैं पैलिएटिव केयर इन द टर्मिनल फेज ऑफ डिजीज, तो हम उसको उसकी तरफ लेके जाएंगे ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो कम से कम बेहतर रहे। ये ना हो कि वो हर वक्त डायलिसिस वगैरह पे आ रहा हो तो उसकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मजीद खराब हो जाए, उसके जो सिम्टम्स थे साइड इफेक्ट्स थे डायलिसिस के वो बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ओल्डर पेशेंट्स विद मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज वी प्रेफर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। Then we go on to hemodialysis. It is the most common form of renal replacement therapy in end-stage renal disease. और ये acute kidney injury में भी हमने देखा था, ये acute kidney injury में भी use हो रहा था। acute kidney injury में बिकॉज हमें टेम्पररी एक्सेस चाहिए होता है तो हम सेंट्रल वीनस कैथीटर डाल देते हैं, लेकिन जैसे अगर हम क्रॉनिकली इस ट्रीटमेंट के लिए यूज करें क्रॉनिक किडनी डिजीज की तो हमने आर्टीरियोवीनस फिस्टुला या ग्राफ्ट करना है। ठीक है, आर्टीरियोवीनस फिस्टुला बनाना है और वो बन नहीं पा रहा है तो हम ग्राफ्ट यूज करेंगे। राइट, अच्छा, अगले पेज पे आ जाते हैं हम इंडिकेशंस फॉर डायलिसिस with examples for acute kidney injury and chronic kidney disease। ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल को हम अच्छे से देख लेते हैं।
इंडिकेशंस के एक तो नेम्स याद रख लें और साथ में हम इस टेबल को ना थोड़ा सा देख लेते ताकि हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाए। अच्छा, इंडिकेशंस क्या है? फ्लूइड ओवरलोड है, हाइपरकैलीमिया है, यूरेमिया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड देयर आर अदर मतलब रिलेटिव इंडिकेशंस। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड में अक्यूट के केस में हमारे पास पल्मोनरी एडीमा आ सकता है, अक्यूट पल्मोनरी एडीमा, राइट। देन अक्यूट के, अब मैं अक्यूट की देख रही हूँ, फ्लूइड ओवरलोड में पल्मोनरी एडीमा आ गया। हाइपरकैलीमिया जब होगा तो इट्स मोर देन 6.5 हो जाए और ईसीजी चेंजेस आना शुरू हो जाए। ठीक है, स्पेशली द ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। यूरीमिया में यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस, यूरीमिक एन्सेफेलोपैथी शुरू हो जाए तो हम उसको डायलिसिस करते हैं। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में सिवियर एसिडोसिस, पीएच लेस देन 7.1 हो जाए अगर, राइट। और अदर में अगर यूरीमिया इंड्यूस प्लेटलेट डिसफंक्शन की वजह से ब्लीडिंग डायथीसिस हो रही है तो फिर हम, मतलब दिस इज अ रिलेटिव इंडिकेशन बट फिर भी हम इसको कंसिडर करेंगे। यू नो द रिस्क ऑफ डीआईसी इज टू ग्रेट एट दिस पॉइंट। फिर हम क्रॉनिक की तरफ आ जाते हैं। फ्लूइड ओवरलोड जब होगा तो इसमें ये कोई ऐसा इंट्रैक्टेबल एडीमा है विच इज रेजिस्टेंट टू डायूरेटिक्स, अगेन पल्मोनरी एडीमा, तो पल्मोनरी एडीमा आप दोनों के लिए याद रख लें, और सिवियर हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरकैलीमिया रेजिस्टेंट अगर इसकी हो जाए, हाइपरकैलीमिया रेजिस्टेंट हो जाए, डाइटरी कंट्रोल और मेडिकल इंटरवेंशन से ना सही हो रहा हो तो फिर हम डायलिसिस की तरफ आते हैं। यूरीमिया में अगर यूरीमिक सिंड्रोम हो रहा हो जिसके अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया, लेथार्जी ये सब होना शुरू हो जाएं, एंड दिस इज यूजुअली नॉट अंटिल द जीएफआर इज लेस देन 10। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जीएफआर लेस देन 10 को एक मार्क बनाते हैं, तो ये उनमें यूरीमिक सिंड्रोम होना शुरू हो जाता है, तो उस केस में हम उनको डायलिसिस की तरफ लेके जाएंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर again chronic acidosis resistant to bicarbonate therapy, and other में intractable anemia despite the erythropoietin and iron supplementation, and hyperphosphatemia despite binders। तो chronic के examples में आप एक trend notice कर सकते हैं कि basically जब हमारी medical treatment fail हो रही हो तो फिर हम इसको dialysis की तरफ लेके जा रहे हैं, और acute में हम in general life threatening situation में उसको dialysis की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप इस टेबल को मार्क कर लें, ये आपने अच्छे से याद करना है। ओके, अच्छा अब इसका और क्या रह गया डायलिसिस। अब नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम्स विद हीमोडायलिसिस देख सकते हैं हम। ठीक है, ये जो सारा टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, आई रिकमेंड कि इसको हम पढ़ के अपना जो है ब्रेन जो है वो स्पेंड ना करें। बस पेज 423 पे ये इंटरेस्टिंग पिक्चर है डायलिसिस की कि कैसे सेंट्रल वेन्स कैथीटर डाला हुआ है पहली पिक्चर में, ए के अंदर, बी के अंदर उन्होंने एवी फिस्टुला बनाया है, एंड इवेंचुअली आफ्टर अ ईयर व्हाट हैपेंस इज के जो फिस्टुला होता है ना उसकी वेसल वॉल जो है थिकन होना शुरू हो जाती है, आर्टीरियलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, मतलब 4 to 6 वीक्स लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर। हम यूजुअली 4 आर्म के अंदर ये फिस्टुला बनाते हैं, और जब आर्टीरियलाइजेशन हो जाती है हम लार्ज बोर नीडल्स इसके अंदर डाल सकते हैं, और अगर फॉर सम रीजन वहाँ फिस्टुला नहीं बन सकता तो हम वहाँ ग्राफ्ट डाल के उसको बना देते हैं। ठीक है, तो अक्यूट किडनी इंजरी में हम सेंट्रल वीनस कैथीटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने आर्म की वेन्स को प्रिजर्व करना है, हम उसको जाया नहीं करना चाहते। ये ना हो कि वहाँ फाइब्रोसिस हो जाए, फिर खुदा ना खास्ता पेशेंट को फ्यूचर में क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए ये फिस्टुला बनाना पड़े और वो हमने जो है खत्म कर दी हो वहाँ से जो वेन और उसकी वो सिस्टम है। ठीक है, तो हम सेंट्रल वीनस कैथीटर यूज करते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के लिए, और एवी फिस्टुला जो आर्म 4 आर्म के अंदर है वो हम यूज करते हैं chronic kidney disease के लिए। Then hemophiltration, hemodiafiltration की names are sufficient। ठीक है, then we have our problems with hemodialysis, page number 424 के अंदर। ठीक है, और ये भी आपको इसके साइड इफेक्ट्स ना पता होने चाहिए। ठीक है, हीमोडायलिसिस की यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, और अगले पेज के ऊपर हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस वाली कॉम्प्लिकेशन। आई थिंक ना इनको पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ऐसे 5 मिनट्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। तो हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आके ना हम ये 2 टेबल करते हैं और पास्ट पेपर करते हैं। ठीक है ना।
So break for 5 minutes. We'll come back at 7:30, inshallah. Again, I'm just gonna